देखिए गाउस नियम का अनुप्रयोग क्या कहता है, पहले मैं मतलब इसका उपयोग करके क्या क्या कर सकते हैं मैं वो बताऊं। तो उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ गॉस का नियम क्या था। देखिए अगर किसी मतलब कोई अगर बंद पृष्ठ के भीतर अगर आवेश है तो जो विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा वो उनके अनुसार ये होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। या बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए के बराबर होता है। ये उनका डिफिनेशन था। तो ये तो था इस तरह के लिए। अब मान लीजिए कि कोई जो एक पर मतलब एक प्रकार से हम ले लेते हैं अनंत आवेशित सरल रेखा ले लेते हैं। अगर हम एक अनंत आवेशित सरल रेखा ले लेते हैं इस तरह से हम अनंत आवेशित अगर हम सरल रेखा ले लें इस तरह से मैं एक अनंत आवेशित सरल रेखा ले रहा हूँ इस साइड में प्लस में ऐसे कर करके। अब जब मैं अनंत आवेशित सरल रेखा ले लूंगा अनंत आवेशित सरल रेखा का मतलब ये भी और भी नीचे जा रहा है और भी ऊपर ये जा रहा है तो ये अनंत आवेशित सरल रेखा है। अब अगर हम पूछे आप सभी से कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा कैसे निकालेंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए जो हमारे पास लॉजिक है ना वो एक ही नियम काम करता है और वो है गाउस का थ्योरम। यानी गाउस का थ्योरम का प्रयोग करके ही हम अनंत आवेशित जो अनंत आवेशित जो सरल रेखीय अगर कोई मतलब रेखा है उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। यानी अगर कोई अनंत आवेशित सरल रेखा है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की गणना है वो किसके नियम से करेंगे गाउस के अनुप्रयोग से करेंगे। जिसमें हम लोग पहला सीखने जा रहे हैं यही वाला। यानी कि किसी अनंत आवेशित किसी अनंत आवेशित अनंत आवेशित सरल रेखा के कारण इसकी अनंत आवेशित ऐसे लिखता हूं किसी अनंत आवेशित सरल रेखा चलो ठीक है सरल रेखा के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है आज का हम लोगों का टॉपिक। तो आप सभी लोगों को बताइए पहले आप सभी लोग हमें बताइए कि क्या टॉपिक समझ में आया कि क्या निकालना है एक बार जल्दी से हमें बता दीजिए। आई डोंट नो। अब है क्या सन्नी का क्या हाल चाल है बढ़िया है सन्नी है ना। सन्नी बढ़िया है बताइए। ठीक है सन्नी होनी ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से कैसे किया जाता है कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अनंतावेशी सरल रेखा है। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है पहली बात तो ठीक है ना। सर सही है। अब किसके द्वारा गाउस के नियम का प्रयोग करके। अब गाउस के नियम का प्रयोग करके हमें इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और मैं कल ही बोला था कि जब जब हमें गाउस का नियम का प्रयोग करने की बात आता है तब तब हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करना होता है। तो मैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा। और मैं आप सभी को बताया था कि गॉसियन पृष्ठ ऐसा लिया जाता है जिसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो या जिसका क्षेत्रफल आपको पता हो ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया जाता है। तो मान लिया कि ये अनंत आवेशित जो सरल रेखा है इसके मतलब इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा पी से होते हुए एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने जा रहा हूँ और गॉसियन पृष्ठ हम लेंगे बेलनाकार क्योंकि हमें बेलन का जो क्षेत्रफल है वो पता होता है इसलिए मैं लूंगा बेलनाकार। मैं क्या लूंगा दोस्त बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का कल्पना करूंगा। कैसा गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे इस तरह से मैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा। ये मैंने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई। क्यों किया क्योंकि हम लोग जानते हैं गाउस थ्योरम तभी लगता है जब बंद पृष्ठ हो तो बंद पृष्ठ का कल्पना करना पड़ेगा। और बंद पृष्ठ उसको कहते हैं जिसका क्षेत्रफल एवं आयतन दोनों होता हो। तो हम आयत या वर्ग का तो कल्पना कर नहीं सकते हैं। खैर वर्ग तो यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है आयत का कल्पना कर नहीं सकते क्योंकि वो बंद पृष्ठ नहीं है।
इसलिए हमने किसका कल्पना किया, बेलन का कल्पना किया। किसका किया, बेलन का कल्पना हमने किया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सरल रेखा पर जो आवेश दिए हैं इसके वितरण को मैं लैम्डा बोल देता हूं, क्योंकि आवेश का रेखीय वितरण है और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से सूचित करते हैं। ये बात आप सभी लोग अच्छे से भली भांति जानते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम करेंगे क्या कि इसके अलग अलग जगहों पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल सदिश की दिशा ज्ञात करेंगे। क्योंकि गाउस थ्योरम में आप सभी को पता है क्या चाहिए, ई डी ए चाहिए, ई डी ए चाहिए। और ई डी ए कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, अगर हम बात करें तो फाई बराबर होता है ना ई डी ए कॉस थीटा। तो हमें ई का जरूरत है, हमें डी ए का जरूरत है और इन दोनों के बीच के एंगल का जरूरत है। तो पहले तो हम इनके हर एक सतह पर सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा रामायण लिख लेते हैं। रामायण क्या लिखेंगे कि माना कि एल लंबाई की, ये देखो ये जो कुल लंबाई है इसका वो एल है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की उसकी लंबाई एल है। मैंने यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई क्या ले लिया, एल ले लिया। यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो मैंने एल ले लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अरे ये जो लंबाई लिया हूँ ना बेलनाकार पृष्ठ का वो एल लंबाई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भाई बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। तो पहले मैं थोड़ा सा रामायण लिख देता हूँ कि माना कि अनंत आवेशित, माना कि अनंत आवेशित कोई सरल रेखा है, कोई सरल रेखा है। माना कि अनंत आवेशित कोई सरल रेखा है ना, जिससे आर दूरी पर जिससे आर दूरी पर जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां विद्युत क्षेत्र की, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हम लिखेंगे इसके लिए बेलनाकार, इसके लिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना किया जाता है। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना किया जाता है, कल्पना किया जाता है जिसकी लंबाई L, जिसकी लंबाई L तथा देखिए त्रिज्या R लेना है, ठीक है ना, तथा त्रिज्या R है, जिसकी लंबाई L तथा त्रिज्या R है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आवेश का जो रेखीय वितरण लैम्डा है ना। पुनः माना कि आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, ये मैंने मान लिया। यानी जो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। देखिए अब मैं यहाँ से गाउस का नियम लगाऊंगा। सुनिए, गाउस का नियम लगाने के लिए दो तीन बातें आपको बस फोकस करना है, दो तीन बातों को ही आपको ध्यान में रखना है। बस ज्यादा बातों को ध्यान नहीं देना है, बस दो तीन बातों को ही फॉलो करना है, एक्स्ट्रा बातें को फॉलो नहीं करना। देखिए सबसे पहले गाउस नियम लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले कुल आवेश की गणना कर लेना होगा कि इस पृष्ठ पर कुल कितना आवेश दिया गया है। तो समझिए हम अभी इतना का ही बात कर रहे हैं, एल लंबाई का ही चर्चा कर रहे हैं और एल लंबाई का चर्चा कर रहे हैं और आवेश का रेखीय वितरण एल है, लैम्डा है। आवेश का जो रेखीय घनत्व है या रेखीय वितरण वो लैम्डा है, जो रेखीय घनत्व वो क्या है, लैम्डा है। तो सोचिए अगर हम एल लंबाई पर अगर हम लैम्डा रेखीय घनत्व वाले अगर हम आवेश दिए हैं तो कुल आवेश कितने आ जाएंगे, कुल जो आवेश आ जाएगा सर वो लैम्डा एल हो जाएगा। तो कुल आवेश यहाँ पर आ जाएगा वो लैम्डा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, चूंकि ध्यान से सुनिए, लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सर, Q अपॉन L पढ़े हैं, Q अपॉन L पढ़े हैं। तो यहाँ से जो सर कुल आवेश है, कुल आवेश यानी जो सिग्मा Q है वो आ जाएगा लैम्डा L। वो क्या आ जाएगा सर, लैम्डा L आ जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई, लैम्डा बराबर हम लोग पढ़े हैं Q अपॉन L यानी आवेश बटा क्या पढ़े, लैम्डा बराबर आवेश, कुल आवेश ऐसे बोल देते हैं। लैम्डा बराबर पढ़े कुल आवेश बटे कुल लंबाई। ये आवेश बटे लंबाई सीधे लिखो ना, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, आवेश बट्टा में लंबाई। अब आप देखिए आवेश यहाँ पर क्या है, कुल आवेश सिग्मा क्यू है, लैम्डा है, लंबाई एल है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, लैम्डा एल, यानी कि इस पर जो कुल आवेश है सर वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। तो पहला स्टेप नंबर 1 है कि आपको कुल आवेश निकाल लेना है
है ना, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके उस पर जो कुल आवेश है उसको निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर कुल आवेश निकाल लिया जो कि लैम्डा एल के बराबर आया है। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, यहाँ पे हम काम ये करेंगे कि अब हम गाउस का नियम लगाएंगे। अब लिखेंगे गाउस नियम से, गाउस नियम से, गाउस नियम से हम क्या जानते हैं, गाउस नियम से हम लोग एक बात जानते हैं कि जो फाई होता है बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, है ना, ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, ये बराबर होता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं और ये बात आप भी जानते हैं कि जो होता है वो इस तरह से ही होता है ना। जो फाई का फॉर्मूला होता है वो बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी ए और सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ तक बात आई होप कि आपको क्लियर रही होगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे पहले तो लिख सकते हैं कि इन दोनों का आपस में बराबर, यानी बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट क्या चीज डी ए बराबर इस सिग्मा क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल। क्या लिख सकते हैं सर, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें यहाँ से ई का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस बंद पृष्ठ का समाकलन ज्ञात करेंगे पहले तो। अब इसका समाकलन कैसे ज्ञात होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझिए। मैं क्या करूंगा कि इसको, ये जो आपको दिख रहा है बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ, उसको मैं अलग अलग भागों में बांटूंगा। यानी कि ये जो बेलनाकार बंद पृष्ठ दिख रहा है इसको मैं अलग अलग भागों में बांटूंगा। जब आप देखिएगा इस बेलनाकार बंद पृष्ठ को, ये तो 3 भागों से मिलकर के बना है। इसको हम S1 बोल दे रहे हैं, इसको हम S1 यानी सरफेस एक बोल S1 बोल देते हैं, और इसको सरफेस S2 बोल देते हैं, और इसको हम लोग सरफेस नंबर 3 बोल सकते हैं। यानी ये 3 चीजों से मिलकर के बना है बेलन, एक इससे और एक इससे, 3 चीजों से मिलकर के बना है। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं अभी हाल फिलहाल। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जो बंद पृष्ठ का जो समाकलन है मेरे भाई, वो 3 भागों में बांट देते हैं, हम उसको 3 खुले पृष्ठों में बांट देते हैं। और वो कौन कौन होंगे देखिए, ये S1 ई डी ए, S1 ई डॉट डी ए, अभी हम लिखते हैं S1 ई डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस S3 ई डॉट डी ए। यानी मैंने क्या किया, इस बंद पृष्ठ के समाकलन को मैं 3 खुले पृष्ठों के बोल सकते हैं कि समाकलन में मैंने बांट दिया। यानी बंद पृष्ठ को मैंने 3 खुले खुले बोल सकते हैं कि हम समाकलनों में मैंने विभाजित कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि इसका अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेशन करना आसान है इसकी तुलना में, इसलिए मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, जब हम खोलेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एंगल का पता लगाएंगे। अब हम क्या पता लगाएंगे, एंगल का, क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है। तो यहाँ से देखिएगा ये रहा S1, ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस S2, यहाँ पर भी आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, फिर प्लस S3 और यहाँ पर भी आ जाएगा हम लोगों का ई डी ए कॉस थीटा। अब हमें इन तीनों के लिए थीटा पता लगाना है, और ये थीटा कौन है सर, तो ई और डी ए के बीच का एंगल। तो आगे हम सरफेस नंबर S1 पे पता लगाने जा रहे हैं, है ना, ई और डी ए की दिशा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे। तो हम इसके इस वाले जगह पे सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए ले लेते हैं। और ये बात हम लोग जानते हैं, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल इस तरह से लिया गया है, तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगा वो ऐसे होगा, जो क्षेत्रफल की सदिश की दिशा होगा वो ऐसे होगा। तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है सर वो ऐसे होगा डीए, ये वाला होगा डीए। अब सुनिए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा कैसे होगी, तो सर वो ऐसे होगा, क्योंकि धन आवेश से दूर की ओर होगा, यानी विद्युत क्षेत्र इस तरह से जा रहा होगा। यानी सर इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यानी इनके बीच का जो ये एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब हम S2 के बीच का पता लगाते हैं। इसके लिए भी हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं। इसके लिए भी हमने यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना कर लिया इस तरह से। अब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल की जो कल्पना की है इस तरह से, तो जो क्षेत्रफल सदिश का दिशा होगा वो नीचे की ओर होगा इस तरह से, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर होगा, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा वो इधर होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा वो इधर होगा। अभी भी इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है, यानी सरफेस नंबर 2 के लिए भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का ही बन रहा है। अब सरफेस 3 पे चर्चा करते हैं। तो सरफेस नंबर 3 पर हम कहीं भी
हम कहीं भी एक कल्पना कर ले रहे हैं किस चीज का, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल का। तो मैंने यहाँ पर कल्पना कर लिया यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, खैर यहाँ पे ना करके मैं यहाँ पर कल्पना कर रहा हूँ, यहीं पर इस बिंदु पर ही हम पता लगा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पे हम पता लगा देते हैं। देखिए इस बिंदु पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश की दिशा का, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इसी डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इसी डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में जो एंगल बन रहा है वो सर तो 0 डिग्री का बन रहा है। तो हमने सारा एंगल यहाँ से इवेल्युएट कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो जब हमारे पास सारा एंगल ज्ञात हो गया तो हम लोग आराम से वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग सिंपल यहाँ से एक वैल्यू लिख सकते हैं कि ये कितना होता है सर, कॉस जो बोल सकते हैं 90 डिग्री है वो शून्य होता है, कॉस 90 डिग्री शून्य होता है, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज, ये किसके बराबर चल रहा है, तो ये जो था सर वो किसके बराबर था, इसके। तो मैं इन सबको, क्योंकि ये सब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं इन सब के योगफल के बराबर क्या लिखूंगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा जी। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी फाइनली हमारे पास ये जो दोनों आया वो 0 + 0 हो गया। बचा सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 3 बचा है ना। सरफेस नंबर कितना बचा है, 3 बचा है, जो कि ईडीए कॉस 0 डिग्री है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो फाइनली हमारे पास बचेगा ईडीए। क्या बचेगा, ईडीए बचेगा, ईडीए बचेगा बराबर में लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचेगा, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब ध्यान से देखिए ये तो खत्म, 0 हो गया। अब यहाँ पर ना जो ई है वो कांस्टेंट है, चेक कर लो, क्योंकि दूरी समान है और समान दूरी होने के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी वो समान होंगी। तो यहाँ पर जो ई है वो कांस्टेंट है, या आप ऐसे सोच लो कि इंटीग्रेशन ए के रिस्पेक्ट में करना है, ई यहाँ पर है तो वो कांस्टेंट है, तो उसको हम कर लेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन ये वाला बाहर हो गया। अब यहाँ पर S3 बच गया और ये रहा डी ए, फिर लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझ लीजिए एक बात सीधी से सीधे तरीके से, ये S3 का कुल क्षेत्रफल बताना है, यानी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन माने क्या होता है, कुल क्षेत्रफल। डीए इंटीग्रेशन डीए लिखा है, इसका मतलब क्या है, कुल क्षेत्रफल। किसका कुल क्षेत्रफल, तो S3 का। अब S3 कैसा है, तो सर ये वाला है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ भाग है, यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ है। तो मैं लिखूंगा सिंस S3 जो डीए है वो बराबर होगा 2πRL के। क्यों, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और आप सभी को पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच, तो 2πr हो जाएगा, लेकिन एच के जगह पर क्या है, एल है, तो मैं एल लिख लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πRL, 2πRL। तो अब इस वाले हिसाब से समझिए, इस वाले हिसाब से समझिए, ई का ई लिख लूंगा। एक मिनट दोस्त यार कॉल आ रहा है सर। ठीक है, तो भाई तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा वो 2πRL होगा, क्योंकि वो बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानना चाह रहा है हमसे। तो अब एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आएगा वो लैम्डा अपॉन में ये नीचे चल जाएगा, तो हो जाएगा 2π ε0 इंटू में आर, 2π ε0 इंटू में आर। तो आप ये भी बोल सकते हैं आंसर में, लेकिन मैं ना यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कुछ दिमाग लगा दें ताकि याद करना थोड़ा आसान हो जाए। तो देखिए ई बराबर, मैं एक काम कर रहा हूँ कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यानी 4πε0 हो जाएगा इंटू में, इससे थोड़ा आसान होगा याद करना। तो इस वाले हिसाब से हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा फाइनली वो आ जाएगा 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये जो है हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। किसके कारण, तो किसी अनंत आवेशित एक समान रूप से कोई सरल रेखा है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर होता है। क्लियर। किसी अनंत आवेशित समतल चालक पृष्ठ के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हम लोग समझना है आज के क्लास में। यानी कोई हमें एक पृष्ठ ले रहा है, एक तरह से बोल सके तो हम लोग एक समतल पृष्ठ ले रहेंगे चालक, इस तरह से कोई चालक पृष्ठ है,
कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से चालक पृष्ठ है, इस तरह से चालक पृष्ठ है, और इस पर एक समान रूप से धन आवेशित वितरित है। मान लीजिए एक समान रूप से धन आवेशित वितरित है। अब जैसा कि ये बात हम लोग जानते हैं, अच्छा पहले एक और चीज मैं बता दूं, इस पर जो आवेशों का जो वितरण है, जो उसको मैं सिग्मा बोल देता हूं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पृष्ठ पर जो आवेश देते हैं उसके वितरण को हम लोग सिग्मा कहते हैं। उसको आवेश का पृष्ठीय वितरण, है ना, या पृष्ठीय रैखिक घन कहते हैं, ये हम लोग को पता है, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, उसको सिग्मा से सूचित करते हैं। तो ये है, और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर एक आवेश है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। देखिए मैं एक बात और भी कह दूं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन सबसे, कि जो भी स्टूडेंट्स आज से क्लास ज्वाइन किए हैं, पहले तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। दूसरी बात, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, वीडियो को तो शेयर करना ही है, साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 से देखिएगा, नहीं तो फिर आप कहिए कि सर पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लेक्चर नंबर 1 से शुरू करिए, शुरू से करिए स्वागत, तो ही मजा आएगा। आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 16 देखिएगा तो कैसे समझ आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 से देखिए, समझ गए, आपको हर एक चीज क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, कोई समतल पृष्ठ है जो अनंत आवेशित है। अब इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, क्योंकि एक आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है अनंत आवेशित अगर कोई समतल पृष्ठ है तो उसके कारण भी होंगी। तो मान लिया, मैंने एक मान लिया कि इस अनंत आवेशित समतल पृष्ठ से यहाँ पे इस वाले बिंदु पर, इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं, इस वाले बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ अब सीधी सी बात है सर, यहाँ से इसकी कुछ दूरी रही होगी, कुछ दूरी रही होगी, और ये समतल पृष्ठ ऐसे रखा गया है, ऐसे ऐसे रखा गया, समझ रहे हो ना, ऐसे रखा गया है, तो यहाँ से इसकी कुछ दूरी होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जैसे रखा गया है, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो आर है सर, यहाँ से इसकी जो दूरी है सर वो आर थी, क्या थी सर, आर थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक जानते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, अगर गाउस के नियम का प्रयोग करके, तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, और हमें एक ऐसा बंद पृष्ठ का कल्पना करना होता है जिसका हमें क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल निकालना आसान हो, ठीक है। और बंद पृष्ठ उसे कहते हैं जिसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों हो। तो हम ऐसा बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो। तो हम यहाँ पर बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। आप और भी करके निकाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा, लेकिन आसान यही है। आप क्या करिए, तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए इस तरह से, है ना, जितना उधर होगा उतना इधर भी लेना है, इस तरह से, इस तरह से आप बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की इस तरह से आप कल्पना करिए, कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने, यानी कि कहने का अर्थ है कि ये ऐसे रखा था और इस तरह से मैंने ऐसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इधर से और बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मतलब दोनों इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इस बात समझ में आ गई, आ गई। अब अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले हम रामायण लिखेंगे कि माना कि ये वो है, तो रामायण थोड़ा लिख लेते हैं कि माना कि अनंत आवेशित, माना कि अनंत आवेशित समतल पृष्ठ है, माना कि अनंत आवेशित समतल चालक पृष्ठ है, चालक पृष्ठ है जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जिसका पृष्ठीय घनत्व लिखता हूं, जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है। और लिखूंगा इससे आर दूरी पर, देखिए इससे कितना दूरी पे, आर दूरी पर, तो लिखेंगे इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे इसके लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया जाता है। तो लिखेंगे इसके लिए एक बेलनाकार, इसके लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की
कल्पना करते हैं। तो हम लोग कर लिए कल्पना। अब पहले सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या यहां तक कि कोई भी बातें जो आपको तकलीफ दे गई हैं, तो हमको कमेंट करिए। क्या आपको यहां तक आज यार गजब का, अगर ऑल क्लियर है तो आगे समझिए, आगे की बात समझिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं बताया था आपको कि गॉसियन पृष्ठ निकाल गॉस का प्रमेय का उपयोग करके अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम कुल आवेश निकालना बताए थे। यानी मैं आपको सिखाया था कि पहले आप क्या कर लीजिए कि कुल आवेश की गणना कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, कुल आवेश की गणना कर लीजिए। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या पढ़े हैं? तो सर पृष्ठीय आवेश भाई सरक रहा है यार बहुत। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पढ़े हैं हम लोग आवेश बट्टा में क्षेत्रफल, आवेश बट्टे क्षेत्रफल। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो कुल आवेश है वो किसके बराबर होगा, जल्दी से आप लोग हमें बताइए। तो इस कुल आवेश को हम क्या बोल देते हैं? तो सर इस कुल आवेश को हम बोल देते हैं सिग्मा क्यू। क्या बोल देते हैं? सिग्मा क्यू बोल देते हैं। और इसके जो टोटल क्षेत्रफल है उसको मैं एस बोल देता हूं। तो इस वाले हिसाब से देखिए इसके कुल क्षेत्रफल, कुल कुल क्षेत्रफल को मैंने क्या बोल दिया? एस बोल दिया। भैया अगर कोई इस तरह से पृष्ठ है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो उसके क्षेत्रफल को मैंने एस बोल दिया। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा, और आवेश यहाँ पर कुल आवेश जो है इसमें उसको मैंने सिग्मा क्यू बोल दिया। कुल आवेश है तो ठीक है, बहुत सारा आवेश है तो टोटल का सम सिग्मा क्यू। तो यहां से हमारे पास सिग्मा क्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा सिग्मा इंटू एक्स, सिग्मा इंटू एस। ये हम लोग जान गए। अब मैं यहां से लगाऊंगा गाउस का नियम, तो लिखूंगा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब गाउस के नियम क्या बोलता है सर? गाउस के नियम ये बोलता है कि जो फाई है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का ई डॉट डी के, और ये बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ये बात हम आपको पढ़ाए हैं कि गाउस का नियम बोलता है फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप भली भांति जानते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लगाऊंगा दिमाग, यहाँ से थोड़ा सा लगाएंगे हम लोग दिमाग। कौन सा दिमाग सर? देखिए हम क्या करेंगे, इस बंद पृष्ठ को 3 खुले खुले पृष्ठों में बांट देंगे, जैसा कि हम लोग पहल का किए थे। मैं इसको 3 खुले खुले भागों में बांट दे रहा हूं। क्यों बांटूंगा सर? क्यों बांटेंगे? वो इसलिए बांटेंगे क्योंकि हर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना हमको, तो वो निकालना आसान हो जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए अलग अलग, और साथ ही साथ ये भी वजह है क्योंकि सबका अलग अलग डायरेक्शन है। यानी हर एक, अगर हम बात करें जो गॉसियन पृष्ठ ये 3 चीजों से मिलकर बना है ना, देखो इसको मैं S1 बोल देता हूँ, और इसको मैं S2 बोल देता हूँ, और इसको मैंने S3 बोल देता हूँ। तो ये 3 सतहों से मिलकर के बना है। अब जब आप देखिएगा तो हर सतह पर E और DA का मान अलग अलग आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको 3 खुले पृष्ठों में बांटना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लिखा नाउ, यानी लिखा अब मैंने क्या किया, इसको मैंने 3 खुले पृष्ठों में बांट दिया। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ई डी ए। इसके लिए मैंने S1 लिख दिया, S1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस प्लस इसके लिए तो हम लोग लिख दिए ई डी ए, मतलब 3 को खुले पृष्ठ में बांटना है ना, तो मैंने एगो लिख दिया। और हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है। ये बात सभी को पता है कि भैया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम हटाते तो ए बी कॉस थीटा आता है ना, ए बी कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम हटा रहे हैं तो कॉस आया है। तो तीनों पृष्ठ के लिए ना करेंगे, S1 के लिए कर दिए एकदम सेम काम, S2 के लिए ई डी ए कॉस थीटा प्लस सेम ई डी ए अच्छी ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये इसको हम S3 बोल देते हैं। अच्छा एक और काम करते हैं ना दोस्त, हम इसके कुल क्षेत्रफल को ए बोल देते हैं, नहीं तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मैं ना इसको कहा करता हूँ कुल क्षेत्रफल को ए बोल देता हूँ, क्योंकि उसको हम ए लिए हैं, इसको ए ही लेना ज्यादा चालाकी का वाला काम है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और ये बराबर में क्या है सर? ये जो बराबर में है वो आपका है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर है ये, ठीक है। अब इस ई डॉट डी ए का मतलब है ई और डी ए के बीच का बना हुआ कोण, यानी जो यहाँ पर थीटा आ रहा है ना, इसका मतलब है ई और डी ए के बीच में बना कोण, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बना कोण। तो हम S1 के लिए चेक करेंगे कितना कोण बन रहा है, S2 के लिए चेक करेंगे, और एक बार S3 के लिए चेक करेंगे।
तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, इस सरफेस नंबर 1 के लिए किसी भी बिंदु पर अगर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करें, किसी भी बिंदु पर अगर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करें, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होंगी वो इधर होंगी। मैं इधर करता हूं, थोड़ा ज्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा, तो इधर फिगर और खराब हो जाएगा। तो मैं इधर कल्पना करता हूं। देखिए मैं यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर होंगी, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं धन आवेश से दूर की ओर होती है। अगर हम इधर करते तो वो इधर होती है ना। और जो क्षेत्रफल सदिश का दिशा होता है वो हमेशा सत्ता के लंबवत होता है, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा, यानी सर इधर होगा। यानी ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम इस वाले सरफेस पे बात करते हैं, तो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले तो इधर होंगी। क्यों सर? क्योंकि धन आवेश से दूर की ओर होती है। हम लोग पढ़े हैं कि धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी जो दिशा होती है वो दूर की ओर होती है, तो ये ई का डायरेक्शन है। और इसी डायरेक्शन में भैया हम लोगों का डीए भी होगा, इसी डायरेक्शन में डीए भी होगा। क्यों सर क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए इसी डायरेक्शन में ई है और इसी डायरेक्शन में डीए है। क्यों? क्योंकि आप देखो इधर है ना, दोनों के दोनों भैया क्षेत्रफल सदिश, ये देखो ये क्षेत्रफल है तो इसका लंबवत कौन होगा? इधर। और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है, तो दोनों की दिशा सेम हो गई। अगर हम इस वाले पृष्ठ पर बात करें, तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें इस तरह से, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, इसके कारण इधर होगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है। और इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगा वो भी इधर ही होगा, यानी ये इधर ही होगा। यानी हम लोग एक बात समझ गए, S1 के लिए 0 डिग्री एंगल बन रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कोण 0 डिग्री। S3 के लिए बात करें वो भी एंगल 0 डिग्री ही बना रहा है। S2 के लिए बात करें तो E और DA के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं पुट कर दे रहा हूँ, एक मिनट। S1 और S3 के लिए 0 डिग्री, S2 के लिए 90 डिग्री। तो देखिए, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन S1 EDA cos 0 डिग्री प्लस S2 EDA cos 90 डिग्री, क्योंकि सतह सरफेस नंबर 2 के लिए 90 डिग्री था, प्लस S3 EDA cos 0 डिग्री बराबर सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का वैल्यू है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिएगा आगे, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहां से लिखने का जरूरत है नहीं, यानी S1 EDA, S1 EDA प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है। ठीक है, सब लोग आंसर दे रहे हो ना? सबके सब छोड़ा आंसर दे रहा है? अबे बोल भाई। जी सर दे रहे हैं, वेरी गुड, सुपर मेरे शेरो। और इसका सर 0 हो जाएगा, और इसका सर 0 डिग्री 1 होता है, तो वो बाहर, मतलब खत्म ही। S3 बच जाएगा यहाँ पर EDA, EDA बराबर में सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या होगा, ई का वैल्यू बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा S1 DA प्लस S3 बाहर, यहाँ सॉरी S3 बाहर बोल रहे हैं, S3 नीचे और ई बाहर DA हो जाएगा, फिर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से एक बात सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये ई का ई। अब S1 का कुल क्षेत्रफल निकालना है, S1 का कुल क्षेत्रफल बताइए तो कितना होना चाहिए? जल्दी से सभी लोग बताइए, S1 का कुल क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? सर कितना फीस? इरफान अली बोल रहे हैं सर जी हम सबको न्यूमेरिकल वीक है, आप प्लीज हम सबको एकदम अच्छे से बताइएगा प्लीज सर। रजनीश यादव, एकदम दोस्त, मैं न्यूमेरिकल दम शुरू से ही शुरू करूंगा, आप उसको लेकर के चिंता ना करें, मैं एकदम बेसिक से ही न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। हाँ इधर देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये जो S1 है और S2 इन दोनों का तो क्षेत्रफल सेम होगा, तो मैं इसका और इसका क्षेत्रफल दोनों को, यानी इसके क्षेत्रफल को भी मैं A बोल दे रहा हूँ और इसके भी क्षेत्रफल को मैं A बोल दे रहा हूँ, दोनों के क्षेत्रफल का नाम मैं A दे रहा हूँ। क्यों सर ऐसा क्यों, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्योंकि मेरे भाई देख, ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ये भी होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, दोनों तो बेलन है, तो मेरे को ज्यादा ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसके भी क्षेत्रफल को ये बोल दे रहा हूँ, उसके भी क्षेत्रफल को ये बोल दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि दोनों के क्षेत्रफल को ये बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बाहर, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ई का ई, इसके भी क्षेत्रफल को हमने ए बोल दिया, S3 का जो क्षेत्रफल था कुल उसको मैंने ए बोला है, तो ये हो जाएगा। फिर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आगे, यहाँ से हो जाएगा 2EA 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से होगा क्या कि ए से ए कट जाएगा, तो इस वाले हिसाब से 2E
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस वाले हिसाब से जो ई बराबर आ जाएगा वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला है वो हमारे पास ये आ जाएगा समतल पृष्ठ के कारण। सही है मेरे भाई, कि अनंत आवेशित समतल पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर पर निर्भर नहीं करता है, यानी समतल पृष्ठ अनंत आवेशित समतल पृष्ठ के कारण अनंत आवेशित समतल पृष्ठ अनंत आवेशित समतल पृष्ठ अनंत आवेशित समतल पृष्ठ से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर पर निर्भर नहीं करती है, आर पर निर्भर नहीं करती, यानी कितना भी दूरी पर पूछ लिया जाए विद्युत क्षेत्र उतना ही रहेगा। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अलग अंदाज में, अलग लेवल पे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, आई लव यू ऑल एंड गुड नाइट। और अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट कर दीजिए।